ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन रुई को देखते हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म में होती है। वो जा रही होती है और एक बंदा उसे देख रहा था। रुई उस बंदे से कहने लगती है कि कैसी लग रही हूँ मैं। वो बंदा रुई के पास आकर कहता है कि तुम बहुत प्रेटी हो। वो रुई के क्लोज आ रहा था। तभी रुई देखती है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ना। एक्चुअल में उस बंदे की वाइफ ने ही रुई को भेजा था। तभी एक बंदा आकर उससे कहता है कि आपकी वाइफ आ चुकी है। तो वो बंदा भागने लगा था, लेकिन जाते हुए भी कह रहा था कि अब जल्दी मिलेंगे। बाद में रूही कैमरा को लेकर जाने वाली थी, लेकिन एक बॉडीगार्ड ने रूही को देख लिया था। रूही जल्दी से वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ गू के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि आपकी ग्रैंड माँ ने आपको ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा है। गू कहता है कि मैं किसी के भी साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाने वाला हूँ। इधर रूही भाग रही होती है और मेट्रो में आकर गेटअप चेंज कर लेती है। उसकी वजह से वो बंदे उसे पहचान नहीं पाते हैं। रूही मेट्रो से निकल जाती है और वो बंदे देखते ही रह जाते हैं। रूही बाहर जा रही होती है, तभी वो गू से टकरा जाती है। गू रूही को गिरने से बचा लेता है और उसे देखने लगा था। रूही कहती कि थैंक यू। गू को पता चलता है कि उसको कोई भी एलर्जी नहीं हुई है, जबकि उसे गर्ल से एलर्जी होती है। वो याद करता है कि जब वो एक बार ब्लाइंड डेट पर गया था तो उस लड़की ने उसे टच कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इधर रूही को एक कॉल आता है हॉस्पिटल से और कहा जाता है कि आपके डैड का हॉस्पिटल बिल अभी तक पे नहीं हुआ है। रूही सोचती है कि ये क्या बोल रहे हैं, मैंने तो पेमेंट कर दिया है। देन वो घर पर आती है जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम थी। रूही पूछती है कि आपने वो पैसे लिए हैं क्या। स्टेप मॉम कहती है कि तो क्या हुआ, तो हमारे भाई को बिजनेस के लिए चाहिए थे। रूही कहती है कि हाँ, लेकिन वो मेरे डैड के लिए थे। स्टेप मॉम कहती है कि तुम ये बकवास ना करो, वैसे भी कोई काम तो करती नहीं हो तुम। तो उसका स्टेप ब्रदर फैंग कहने लगता है कि मॉम आप इस पर क्यों गुस्सा कर रहे हो, ये सही नहीं है। और वो रूही को पानी देता है और कहता है कि तुम ये पानी पी लो। रूही जैसे ही पानी पीती है उसे चक्कर आने लगे थे। दूसरी तरफ गूबी एक क्लब में था अपने फ्रेंड के साथ। यहाँ पर वो लड़कियों से दूर रहना चाहता था, लेकिन फ्रेंड कहता है कि तुम्हें किसी लड़की को तो टच करने की कोशिश करनी ही चाहिए ना। अगर तुम दूर दूर रहोगे तो ये एलर्जी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। वैसे भी ग्रैंडमा तुम्हारी शादी करवाना चाहती है, बेटर होगा कि तुम अपने लिए वाइफ ढूंढ ही लो। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं कितनी ही गर्लफ्रेंड बना लेता। लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कह रहा होता है। इधर रूही के रूम में फेंग एक बंदे को लेकर आता है और कहता है कि ये आपके लिए रेडी है। ये बंदा बहुत टाइम से रूही के पीछे पड़ा था। क्लब में फ्रेंड सबसे कह रहा होता है कि आज मेरे साथ गू आया है। आप सभी तो उसको जानते ही होंगे ना, वो रिच बिजनेसमैन है और इतना हैंडसम है। आप में से कोई आके आज मेरे भाई की गर्लफ्रेंड बन सकती है। गू को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फ्रेंड कहता है कि उस लड़की को बहुत पैसे भी मिलेंगे। अब क्या था, सभी लड़कियां गू के क्लोज आने लगी थी, जिसको देख के गू की हालत ख़राब होने लगी थी। लेकिन वो लड़कियां तो गू के कपड़े भी निकालने लगी थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके भाग रहा था। इधर वो बंदा रुई को देख के कहता है कि आज ये मेरी होगी। फेंग कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पैसों का क्या। वो बंदा फेंग को अपना कार्ड देता है और कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। बाद में वो बंदा रुई के क्लोज जाके कहता है कि बेबी आज से तुम मेरी होगी, लेकिन पहले मैं पानी पी लूँ। रुई को थोड़ा थोड़ा होश आ गया था। वो उस बंदे को देख के सोचती है कि यहाँ से भागना होगा, इसीलिए उस बंदे को मारकर भाग जाती है। इधर गू भी बच के जैसे तैसे वहाँ से भाग रहा था। वो बाहर आता है और रुई भी। और रुई को तो काफ़ी ज़्यादा चक्कर आए जा रहे थे। ये दोनों की ही टक्कर हो जाती है और किस भी हो जाती है। गू देखता है कि उसे फिर से कोई एलर्जी नहीं हुई है, लेकिन उसे याद था कि ये तो वही लड़की है। सभी लड़कियां पीछे से गू के पास आ रही थी। तभी गू रुई को लेकर कार में चला जाता है। ये देख के डैन स्माइल करता है और कहता है कि कौन सी लड़की मेरे भाई के साथ गई है कार में। डैन को पता चल जाता है कि वो लड़की कोई और ही है, क्लब वाली लड़की नहीं है। देन रूम में गू रुई को बाटअप में लाता है और कहता है कि ऐसे तुम ठीक हो जाओगे। बाद में वो देखता है कि उसको कोई स्किन रिएक्शन नहीं हुई थी। गू रुई के पास आकर कहता है कि तुम्हें मेडिसिन लेनी होगी, लेकिन रुई तो गू के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। वो उसे लेकर बाटअप में आ जाती है और किस करने लगी थी। बेचारा गू बहुत मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल कर रहा था। वो रुई को पकड़कर कहने लगता है कि तुम अलग हो सबसे और तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और वो दोनों किस करने लगे थे। मॉर्निंग में डैन गू के लिए कपड़े लेकर आया था। वो जानना चाहता था कि कल रात क्या हुआ था, कैसा एक्सपीरियंस रहा बताओ। लेकिन गू डैन के फेस पर ही डोर बंद कर देता है। इधर रुई को भी होश आ चुका था। वो समझ जाती है कि उसने कल रात को कांड कर दिया है। वो कल रात की बातें याद करने लगी थी। रुई सोचती है कि ये मैंने क्या किया, मैं पागल हो चुकी थी क्या। तभी गू आकर कहता है कि उठ गई तुम। रुई तो डर गई थी। गू रुई को कार्ड देकर कहता है कि इसमें 1 मिलियन है, कल रात तुमने अच्छा काम किया।
तभी रुई को हॉस्पिटल से मैसेज आ जाता है और रुई को अपने डैड की भी याद आ चुकी थी। इसलिए कहती है कि आज से हम दोनों अनजान हैं, समझे। वो कहते कि मुझे पता ही था, लड़कियों को सिर्फ पैसों से प्यार होता है। बताओ कितने पैसे चाहिए, हम एक डील कर लेते हैं। रूही हैरान हो जाती कि क्या बकवास कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। रूही नॉर्मल लाइफ जी रही थी। एक दिन वो कॉलेज में थी, तभी कुछ लड़के रूही को देखकर बात करने लगे थे कि ये बंदी तो भाव ही नहीं देती है। ये एक लड़की ने सुन लिया था जो कि उस लड़के को लाइक करती थी। इसीलिए वो रूही के पास आकर कहने लगती है कि तुम इतना कम खाना क्यों खा रही हो। रूही कहती है कि तुमसे क्या मतलब है। वो बंदी कहती है कि मैं तुम्हें खिला देती हूँ और कहती कि अब नीचे से उठाकर ही खा लो। तभी रूही को वोमिटिंग होने लगी थी। वो लड़की कहती कि ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो चुकी हो क्या। रूही इग्नोर करके चली जाती है और सोचती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इस मंथ तो मेरे पीरियड भी नहीं आए हैं। और वो हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि आपको अपने डैड का ऑपरेशन करवाना होगा, उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी। रूही ने अपना मेडिकल टेस्ट भी करवा लिया था और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। रूही को याद आता है कि पैसों के बदले गू ने कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो। लेकिन रूही कहती कि मैं कोई एक्टिंग नहीं करने वाली। गू कहता है कि क्यों, कल रात तो हमने एंजॉय किया था ना। तभी रूही ने गू को एक कॉइन देते हुए कहा था कि निकल जाओ यहाँ से। अब रूही सोच रही होती है कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी रिजेक्ट कर दिया मैंने उसको। अब मैं इस बेबी का क्या करूँगी। तभी यहाँ पर स्टेप मॉम आकर कहती है कि तुम्हारे पास पैसे तो थे, फिर झूठ क्यों बोला। देखो तुम्हारे डेड का ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा है। मुझे तो इन पैसों के बारे में पता भी नहीं चला। मैं भी देखती हूँ कि तुम और कितने पैसे बर्बाद करने वाली हो। दूसरी तरफ गू के पास डैन आता है और कहता है कि उस रात क्या हुआ था, बता भी दो मुझे। गू को याद आ रहा था कि कैसे रूही ने कहा था कि अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना मुझे। तो गू कहने लगता है कि उस लड़की के बारे में पता लगाओ। डैन कहता है कि वो क्लब से नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। इधर रूही अपनी मॉम से कह रही होती है कि आप होते कौन हो, मेरे डैड के बारे में कुछ भी बोलने वाले हैं। मैंने अपनी स्कॉलरशिप से हॉस्पिटल बिल पे किया था। स्टेप मॉम कहती है कि इतना भी इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। उस रात तुम भाग गई थी तो किसी के साथ तो अपना मुंह काला करके आई होगी ना, तभी तो इतने पैसे आए होंगे तुम्हारे पास। रूही कहती है कि आपको चुप ही रहना चाहिए। अब स्टेप मॉम चिल्लाते हुए रोने लगी थी कि ये लड़की घर से पैसे लेकर आई है यहाँ पर और कह रही है कि स्कॉलरशिप के पैसे हैं। देखो बेटा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं मुझे दे दो। सभी लोग बातें करने लगे थे कि इस लड़की को अपनी फैमिली की परवाह ही नहीं है। रूही कहती है कि डेट के इंश्योरेंस के पैसे भी आपने ले लिए, अब ये बकवास किए जा रही हो आप। फैंग कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मम को कुछ भी कहने की। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। फैंग रूही को धक्का दे देता है, तभी वो बेहोश हो जाती है। तभी डैन ने भी ये नज़ारा देख लिया था। वो कहता कि ये तो वही लड़की है जो उस रात गू के साथ थी। अब यहाँ पर गू की ग्रैंडमा कहती कि इसको क्या हो गया है। वो उसको हॉस्पिटल रूम में लाती है। डैन कहता है कि ये तो प्रेग्नेंट है। ग्रैंडमा कहती कि क्या बात है, ये बात तो गू को भी पता होनी चाहिए ना। डैन भी खुश था कि उसके भाई की लाइफ में कोई तो लड़की आई। तभी यहाँ पर फैंग और स्टेप मॉम आ चुके थे। स्टेप मॉम कहती है कि जल्दी से इसको बेहोश कर दो और घर ले चलो। फैंग कहता है कि ठीक है। ये लोग रूही को लेकर जा रहे थे, तभी रूही को होश आ जाता है। वो कहती कि छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। लेकिन दोनों ही रूही की बात सुन ही नहीं रहे थे। बाद में बटलर आता है रूही को लेने के लिए, लेकिन उसको तो रूम में कोई भी नहीं मिलता। ग्रैंडमा गू के पास आकर कहती है कि ये तुमने अच्छा काम किया, मुझे पोता दे दिया। पता है मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। अभी तो तुम दोनों की शादी भी करनी है, जाओ अपनी वाइफ को लेकर आओ। तभी ग्रैंडमा को कॉल आता है कि रूही तो हॉस्पिटल रूम में है ही नहीं। इधर रूही अपने घर में थी। तभी वो ओल्ड मैन आता है जिसका वीडियो लेकर रूही भाग गई थी। वो बंदा रूही के पास आकर कहता है कि अब मुझसे कहाँ भागोगी। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारे पीछे कितने लड़के पड़े हैं। फैंग कहता है कि ये प्रेग्नेंट है, इसीलिए आप इससे दूर रहें। स्टेप मॉम कहती है कि पता नहीं किसका बच्चा है। जो सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, ये तो अच्छा है, मैंने कभी किसी प्रेग्नेंट वुमन के साथ नाइट स्पेंड नहीं की है। जो सुन कहता है कि पहले पैसे देने होंगे तुम्हें। वो आदमी कहता है कि इस लड़की ने मुझे बर्बाद कर दिया है, मेरी वाइफ को भी पता चल गया है। रूही सोचती है कि अब मेरा क्या होगा। तभी यहाँ पर गू आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को टच करने की। वो बंदा गू को जानता था, इसीलिए डर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वुमन है। अब से मैं इससे दूर ही रहूँगा। इस टाइप मॉम कहने लगती है कि तुम होते कौन हो यहाँ पर आने वाले, कि ये मेरी बेटी है, कि इसके साथ जा रही है, इससे तुम्हें क्या। फैंग कहता है कि मॉम सही कह रही है। गू कहने लगता है कि तुमने रूही को बहुत हर्ट किया है ना। वो बंदा भी स्टेप मॉम से कहने लगता है कि अपना मुंह बंद रखो।
वरना छोड़ेंगे नहीं मिस्टर गू हमें। अब गू रुई को उठाकर ले जाता है और उसके बॉडीगार्ड सभी की पिटाई करने लगे थे। गू एक कॉफ़ी शॉप में रुई को लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली कितनी अजीब है ना, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें ऑफ़र दे रहा हूँ, मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ। जितने चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे। रुई कहती है कि तुमसे कोई डील नहीं करना चाहती हूँ मैं। वो कहता है कि फिर इस बेबी का क्या करोगी? वो कहती कि मुझे जल्दी ही जॉब मिल जाएगी, इसीलिए तुम टेंशन ना लो। वो कहता है लेकिन मैं इस बेबी का फादर हूँ, तो मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना होगा ना। और यहाँ पर गू एक एग्रीमेंट देता है रुई को, जिसमें लिखा हुआ था कि रुई को गू की असिस्टेंट बन के रहना होगा। वो जो भी काम कहेगा उसे करना होगा, उसकी सैलरी 2 लाख पर मंथ होगी और ग्रैंडमा के सामने फेक गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग भी करनी होगी। गू कहता है कि ये तो तुम कर ही सकती हो ना। रुई कहती है कि मेरी भी कुछ कंडीशन है, ग्रैंडमा के अलावा मैं किसी और के सामने एक्टिंग नहीं करने वाली तुम्हारी लवर बनने की। और हाँ, मुझसे दूर रहना, टच भी मत करना। वो कहता है कि क्या मतलब है, कहीं तुम रोमांस की बात तो नहीं कर रही हो ना। नेक्स्ट डे से रुई गू की असिस्टेंट बनकर काम करने लग गई थी। मिस्टर गू और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक होती रहती है। तभी ग्रैंडमा आकर कहती है कि जब मैं तुमसे मिली थी तब तुम बेहोश थी, अब तुम्हें ठीक देख के अच्छा लग रहा है। वो गू को कहती कि देखो कितनी प्रीटी वाइफ मिली है तुम्हें, लेकिन तुम ये काम क्यों कर रही हो, प्रेग्नेंट हो ना। रुई कहती कि वो घर में अकेले नहीं रह पाती ना मैं, इसीलिए गू के साथ काम कर रही हूँ। गू भी रुई का ख्याल रखने का प्रॉमिस करता है कि मैं रुई से बहुत प्यार करता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ग्रैंडमा कहती है कि वैसे मैं तुम दोनों की जल्दी शादी करवाना चाहती हूँ, ताकि तुम दोनों के बच्चे पर कोई सवाल ना उठा सके। जो सुनकर रुई तो हैरान हो जाती है कि शादी की बात तो हुई नहीं थी। गू कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है ग्रैंडमा, लेकिन ग्रैंडमा तो सुन ही नहीं रही थी। रुई कहती है कि शादी की बात तो हुई नहीं थी ना। वो कहता है कि तो क्या हुआ। रुई कहती कि देखो अगर शादी भी हुई ना तो मैं जल्दी डिवोर्स ले लूँगी, समझे तुम, और मेरा बेबी मेरे साथ ही रहेगा। गू कहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। जिसके बाद वो रुई को शॉपिंग करवाने लाया था। रुई कहती कि मेरे पास तो ड्रेस है ना, वो सही तो है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम कॉलेज में आई हो, ये सही नहीं है, और वैसे भी मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं हैं। वो कहती कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। गू कहता है कि पेमेंट मैं कर दूंगा। अब क्या था, रुई ड्रेस ट्राई करती है और गू उसको देखता रह जाता है। ये दोनों बहुत सारे ड्रेसिंग स्टोर में गए थे और हर बार गू रुई को देखे ही जा रहा था। बाद में गू और रुई ग्रैंडमा से मिलने के लिए आते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि देखो साथ में डिनर भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे तो कोई भी प्यार नहीं करेगा गू से। रूही भी जा रही थी, तभी ग्रैंडमा कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, रूही चलो हम हॉस्पिटल जाके आते हैं। और रूही से कहने लगती है कि तुम आज यहीं पर रह जाओ ना, देखो मेरा पोता थोड़ा एटीट्यूड वाला है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। रूही कहती कि हाँ तभी तो मुझे पसंद है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरे हस्बैंड गू से कई गुना ज़्यादा रोमांटिक है, काश गू अपने दादाजी पर गया होता। रूही कहती है कि मैं जाऊँ फिर रूम में। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और सोचती है कि अब तुम दोनों एक साथ ही रहने वाले हो। रूही रूम में आती है और रूम को देखने लगी थी, तभी गू भी दिखाई देता है। वो चिल्ला के कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और कहती कि मैं जा रही हूँ, लेकिन डोर लॉक था। गू कहता है लगता है ये ग्रैंडमा ने किया है। रूही कहती है कि क्या अब हमें साथ में एक ही रूम में रहना होगा। वो कहता है कि हम पहले भी तो एक रूम में रहे ना, चलो मेरे हेयर ड्राई करो। वो कहती कि मैं मेड नहीं हूँ, तो वो कहता है कि असिस्टेंट तो हो ना। अब क्या था, रुई को ये भी करना पड़ रहा था। वो रुई से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। वो रुई को क्लोज करके किस करने वाला था, लेकिन रुई को वॉमिटिंग फील होने लगी थी। वो कहता है कि मेरे क्लोज आते ही तुम्हें क्या हो गया है। रुई कहती है कि वो तुम्हारी स्मेल से कुछ हो रहा है। वो कहता है कि ठीक है मैं ड्रेसिंग रूम में सो जाता हूँ। रुई सोचती है कि इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है, लेकिन गू को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि एक बेड पर सोने में क्या हो जाता। वो देखता है कि रुई तो सो भी चुकी थी। गू अपनी डायरी में कुछ लिखने लगा था। इधर वो बंदा स्टेप मॉम के पास आकर कहने लगता है कि देखो आपकी रुई कितनी कंफर्टेबल लाइफ जी रही है, ये देख के अच्छा लग रहा है आपको। स्टेप मॉम और फैंग को तो पैसों की ही पड़ी थी। फैंग कहने लगता है कि अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड जो बन चुकी है। स्टेप मॉम कहती कि क्या बोल रहे हो, इतना मारा है उसने हमें, अब मैं रुई को नहीं छोड़ने वाली। इधर रुई मिस्टर गू के ऑफिस में काम कर रही थी और गू का जो सेक्रेटरी था वो सोचता है कि बॉस कितना काम करवा रहे हैं मैडम से। तभी गू कहता है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए। रुई कहती कि देख नहीं रहे हो मैं भी काम कर रही हूँ। वो कहता है कि तो मैं क्या करूँ। रुई कॉफ़ी लेकर आती है और कहती कि आपको कुछ और तो नहीं चाहिए ना। गू कहता है कि मैनेजर से डील की बात करके आओ। रुई कहती कि मैनेजर अभी यहीं पर आ रहे हैं।
वो कहता है कि तो फिर सारी फाइल्स लेकर आओ। अब रूही को दोबारा जाना पड़ता है। ऐसे ही रूही को हर बार बहुत सारे काम देने लगा था। बेचारी रूही तो परेशान हो जाती है और कहती है कि अब और कुछ नहीं करना है ना। गू कहते कि मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है तो टिकट्स और होटल बुक कर दो। रूही को तो अब गुस्सा ही आने लगा था। गू कहते कि अच्छा लग रहा है रूही का ऐसा फेस देख के। रात में भी रूही काम ही कर रही थी। वो सोचती है कि ऐसे मुझे ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। तभी गू आता है और कहता है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझसे दूर क्यों रह रही हो। रूही बताती है कि मैंने तुम्हारे सावर जेल का सैंपल लेकर मेडिकल टीम को भेजा था। पता है उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट था जिससे बॉडी में सीरियस एलर्जी भी हो सकती है। जो सुनकर गू रूही को अपनी गोद में बिठा लेता है। रूही दूर हो जाती है। तभी गू रूही को गिफ्ट देता है क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात जो बताई थी। रूही देखती है कि ये तो नेकलेस है। वो कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ होने वाली हो तो इतना तो बनता है ना, और वैसे भी तुमने मुझे बचा लिया है। रूही कहती है कि सिर्फ सावर जेल की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो तुम मुझे नेकलेस दे रहे हो। वो कहता है कि उस ब्रांड के साथ मेरी डील होने वाली थी। अब तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी है इससे मुझे लॉस नहीं होगा, तो ये एक रिवॉर्ड ही समझ लो। रूही कहती है कि तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं होंगे क्योंकि मैंने कल रात तुम्हें देखकर वॉमिट कर दी थी। वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रूही सोचती है कि चलो ये स्टूपिड तो नहीं है, लेकिन आज इसने मुझसे कितना काम करवाया। गू कहता है कि आज मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना, देखो गलत मत समझना। गू उसे कर रहा था। ये देखकर रूही कहती है कि ये तो जेंटलमैन निकला। नेक्स्ट डे रूही काम कर रही थी तभी मैनेजर आता है। वो कहता है कि तुम तो न्यू एम्प्लॉय हो ना। रूही कहती कि हाँ। वो रूही के क्लोज आने लगा था कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। रूही कहती कि मुझसे दूर रहो, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। तभी यहाँ पर केमी आ जाती है और कहने लगती है कि रूही तुम तो प्रेसिडेंट के पीछे थी ना, अब मैनेजर को भी पटाने लगी। रूही कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। केमी कहती है लेकिन मैंने जो देखा उसका क्या, लगता है तुम्हें अफेयर चलाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। मैनेजर कहता है कि वैसे मैं परफेक्ट हूँ। दोनों ही लड़कियां मैनेजर को चुप करवा देती हैं। एक्चुअल में केमी को मिस्टर गू पसंद था। इवन वो उसकी असिस्टेंट भी बनना चाहती थी। देन मिस्टर गू रूही के साथ जा रहा था। केमी सोचती है कि मुझे असिस्टेंट बनना था, इस रूही में ऐसा क्या है जो मिस्टर गू ने इसे असिस्टेंट बना लिया है। देन रूही कॉफ़ी बनाने के लिए जाती है और सोचती है कि ऐसा नेकलेस केमी ने भी पहना है। तभी एक एम्प्लॉय कहती है कि देखो रूही के पास भी सेम नेकलेस है। केमी कहती है कि ये तो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। लेकिन मैनेजर के पास तो इतने पैसे कहाँ हैं जो वो इतना महंगा नेकलेस रूही को दे सके, लगता है ये फेक है। एम्प्लॉय कहती कि अच्छा रूही तो फेक नेकलेस पहन कर आई है। रूही कहती कि तुम लोगों को क्या है, मैं जो भी पहनूं। केमी कहती कि मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है, मैनेजर की शादी हो चुकी है, अगर तुम्हें पता नहीं हो तो बता दूं। लेकिन तुम जैसी लड़कियों को तो पैसों के अलावा कुछ चाहिए नहीं ना। जो सुनकर रूही को गुस्सा आता है और वो केमी पर पानी फेंक देती है और कहती कि अपना मुंह बंद रखो। केमी को भी गुस्सा आने लगा था। रूही कहती कि आज के बाद कभी भी अगर ऐसा कुछ भी कहा ना तो मैं प्रेसिडेंट को बता दूंगी। तुम इतनी ही कैपेबल हो तो तुम्हें ही असिस्टेंट की पोस्ट क्यों नहीं मिली बताओ। केमी तो चिल्लाने लगी थी। बाद में मैनेजर आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। केमी कहती है कि वैसे तुम्हें रूही पसंद है ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जिसके बाद रूही ग्रैंडमा से मिलती है। हर बार की तरह आज भी ग्रैंडमा रूही की तारीफें किए जा रही थी। रूही कहती है कि आप काइंड हार्टेड हो ना, इसीलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें गू को उसके नाम से ही बुलाना चाहिए। तभी बटलर यहाँ पर डॉक्टर को लेकर आता है। ग्रैंडमा कहती है कि अब रूही का पूरा ख्याल रखना है गू तुम्हें, और मैं तुम्हारे मॉम डैड को भी बुलाना चाहती हूँ। वैसे तुम्हारे बच्चे को मैं जल्द से जल्द देखना चाहती हूँ, और अब तुम दोनों शादी कर लो। गू कहते कि अभी नहीं, ये सब बाद में भी तो हो सकता है। रूही भी कहती है कि हाँ सही कहा। ग्रैंडमा कहती कि नहीं, तुम्हारे बेबी के बारे में सबको पता होना चाहिए। इवन ग्रैंडमा ने तो अपने शेयर भी रूही के नाम कर दिए थे। वो कहती है कि अब मैं कंपनी में आना नहीं चाहती हूँ, मेरा काम तुम्हें ही करना है। रूही सोचती है कि नहीं, मुझे तो गू से डिवोर्स चाहिए, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। और गू सोचता है कि अभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। रूही को देख लिया तो और ज़्यादा तमाशा हो जाएगा, मैं ये नहीं होने दे सकता हूँ। दोनों ही एक साथ मना कर देते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने कुछ कहा है तो सोच समझ के ही कहा होगा ना, मैं अपने पर पोते को गिफ्ट देना चाहती हूँ। ग्रैंडमा की नज़र रूही के नेकलेस पर जाती है। वो कहती है कि ये तो मैंने ऑक्शन में देखा था, मुझे पसंद भी आया था, अच्छा गिफ्ट दिया है तुमने इसे। प्राइस सुन के रूही कहने लगती कि मैं ये नहीं ले सकती हूँ, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं पता था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें दिया है ना तो तुम मना नहीं कर सकती हो अब। ग्रैंडमा भी कहती है कि सही तो कह रहा है।
चलो पहन लो इसे, और ये शेयर भी तुम्हें रखने होंगे। गू कहता है कि एक बार मैं भी इस एग्रीमेंट को चेक कर लेता हूँ। ग्रैंडमा सोचती है कि ये नहीं सुधरने वाला। रूही सोचती है कि कहीं गू ये ना समझे कि मुझे इसके पैसे चाहिए। वैसे इतनी रिच होती तो मुझे मजा ही आ जाता। देन रूही गू से कहने लगती है कि वैसे हमें कौन से चेकअप के लिए जाना है, तुमने ग्रैंडमा से झूठ बोला ना। गू कहते कि नहीं, हम सच में जा रहे हैं, रेगुलर चेकअप तो होना ही चाहिए ना। देन वो लोग चेकअप करवा लेते हैं। रूही कहती कि बेबी तो नॉर्मल है। वो कहता है कि अब हमें क्लास में जाना होगा, यहाँ सभी प्रेग्नेंट वुमन आई थी। सभी लड़कियां बात कर रही थी कि देखो ना, हमारे हस्बैंड तो आए भी नहीं हैं। डॉक्टर कहती है कि तुम सभी को एक्सरसाइज करके दिखानी होगी। वो तो हैरान हो जाता है। रूही कहती कि चलो एक्सरसाइज करके दिखाओ। बेचारा गू तो फंस चुका था, वो एक्सरसाइज कर रहा था जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो। गू को देखकर रूही को तो हंसी ही आ जाती है। एक लड़की कहती कि तुम कितनी लकी हो, देखो मेरे हस्बैंड को तो काम से फुर्सत भी नहीं मिलती है। बाहर आकर गू कहता है कि तुम जाओ, मुझे डॉक्टर से कुछ बात करनी है। रूही सोचती है कि बेबी तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो इतना सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तभी रूही को याद आता है कि फ़ोन तो वो रूम में ही भूल गई थी, तो वो वापस आती है, जहाँ पर वो सुनती है कि गू उस डॉक्टर से कह रहा होता है कि आपको मेरी कंपनी के इवेंट में आना चाहिए, हम एक डील करेंगे। रूही सोचती है कि इसीलिए गू मेरे साथ यहाँ पर आया था। वो डॉक्टर कहती कि नहीं, मैं ऐसे कोई डील नहीं करती हूँ। गू कहता है कि मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, आप देख रहे थे ना मैं कितना ख्याल रखता हूँ। डॉक्टर कहती है कि ये बोल के तुम्हें डील नहीं मिलने वाली है। तभी रूही रूम में आ जाती है और फ़ोन लेकर कहती है कि तुम बात करो, मैं चलती हूँ। गू कहता है कि मेरी बात तो सुनो। रूही कहती कि तुम बिजनेसमैन हो, मेरा फ़ायदा उठाते तो कुछ ना कहती, लेकिन बेबी के नाम पर भी तुम्हें डील चाहिए, क्या ही कहना है तुम्हारा। वो कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम सुनो तो सही, लेकिन रूही तो चली जाती है। डॉक्टर कहती है कि आपको अपनी वाइफ को मनाना चाहिए। देन वो जा रहा था, तभी एक प्रेग्नेंट लेडी गिर जाती है, तो वो उसकी हेल्प करने लगा था। ये देखकर डॉक्टर भी इम्प्रेस हो चुकी थी और कहती कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं डील करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट डे रूही ऑफिस में आती है और सोचती है कि गु जो मेरी केयर करता था, क्या वो सिर्फ दिखावा था। लेकिन ऐसा लगा तो नहीं मुझे, क्या बेबी को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। इधर केमी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी कि तुमने मुझे फेक नेकलेस गिफ्ट दिया, पता है मेरी कितनी इंसल्ट हुई आज। बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम जैसी लड़की के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। केमी कहती कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली। रूही ने भी उसकी बातें सुन ली थी। केमी कहती कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नेकलेस भी फेक ही होगा। रूही कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज़्यादा रिच है। जो सुनकर केमी को तो गुस्सा आ जाता है। वो मैनेजर को कॉल करके कहती है कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। नेक्स्ट सीन में गू का सेक्रेटरी रूही के पास आकर कहता है कि तुम मैनेजर के क्लोज हो क्या। रूही को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बात क्या हो रही है। तो वो रूही को फ़ोटो दिखाता है। सेक्रेटरी कहता है कि ये फ़ोटो सभी एम्प्लॉयज़ के पास पहुंच चुकी है। रूही कहती कि ये सब कुछ फेक है। तभी मैनेजर आकर कहता है कि देखो, हम इसको सच कर सकते हैं, मैं तो तुम्हें लाइक भी करता हूँ। रूही कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, तुम पागल हो चुके हो क्या, सभी को बताओ कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं है। सेक्रेटरी भी मैनेजर से कहने लगता है कि आपका बिहेवियर सही नहीं लगता मुझे। मैनेजर कहता है कि मैंने गलत ही क्या कहा है। तभी गू आता है और उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके बाद रूही कॉफ़ी बनाने के लिए आती है। सभी लोग उसको देख के बातें बनाने लगे थे। केमी को भी कंपनी से निकाल दिया था। रूही कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें। केमी कहती कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। देन रूही गू के पास आती है। गू देखता है कि रूही के फेस पर निशान था। रूही कहती कि मैं ठीक हूँ। गू को तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो समझ चुका था कि किसी ने तो रूही पर हाथ उठाया है। बाद में रूही सेक्रेटरी से पूछती है कि केमी को जॉब से क्यों निकाल दिया। सेक्रेटरी कहता है कि वो जो फोटो थी ना, वो केमी ने ही सभी एम्प्लॉयज़ को भेजी थी। रूही कहती है लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी। सेक्रेटरी कहता है कि केमी जो है ना, वो मिस्टर गू के असिस्टेंट बनना चाहती थी, लेकिन उसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय की जॉब दे दी गई थी, इसीलिए वो आपसे जेलस फील करती थी। रूही कहती कि मुझे पता नहीं था कि केमी ऐसा भी कर सकती है। सेक्रेटरी कहता है कि हाँ, केमी ने कितनी कोशिश की मिस्टर गू को पटाने की, लेकिन मिस्टर गू को तो एलर्जी है ना, वो लड़कियों के आसपास भी नहीं भटकते हैं। जिसके बाद रूही हॉस्पिटल जा रही थी, तभी वो केमी को देखती है जिसको मारा गया था। रूही घर में आती है और देखती है कि गू किसी से बात कर रहा था। रूही सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने गू के क्लोज आकर गलती कर दी। मॉर्निंग में फिर वो रेगुलर चेकअप के लिए जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर केमी अपने बॉयफ्रेंड की मॉम के साथ आई है। उसके बॉयफ्रेंड की मॉम कह रही होती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो, मेरा बेटा तुमसे शादी नहीं करेगा, उसके लिए मैंने रिच लड़की ढूंढ ली है।
केमी कहती है लेकिन मुझे ये बेबी चाहिए। वो लेडी कहती कि तुम्हें मैं अपने बेटे की लाइफ से फेंक दूंगी। रूही सोचती है कि ये तो सही नहीं है। वो केमी के पास आती है और कहती है कि आपका बेटा चीटर है, तभी तो अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी और लड़की के साथ है। वो लेडी कहती कि तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली। रूही कहती है कि मैं केमी की फ्रेंड हूँ। अगर आपने केमी को नहीं छोड़ा और ज़बरदस्ती उसका अबॉर्शन करवाने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी, फिर देखती हूँ कि आप कैसे बच पाती हैं। जो सुनकर वो लेडी तो वहाँ से चली ही जाती है और फिर केमी रूही से माफ़ी मांगने लगती है अपने बैड बिहेवियर के लिए। देन रूही डॉक्टर के पास आती है। ये वही डॉक्टर थी जिसकी डील मिस्टर गू के साथ हुई थी। डॉक्टर कहती है कि तुम अपने हस्बैंड को गलत समझ रही हो। वो एक लेडी की हेल्प कर रहा था, इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आया था उस दिन। और कहती कि ऐसे हस्बैंड मुश्किल से ही मिलते हैं। रूही सोचती है कि क्या मैंने मिस्टर गू को गलत समझा है। तभी वहाँ पर गू आकर कहता है कि तुम यहाँ चेकअप के लिए आई तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि तुम्हारे काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी मैं। गू रूही का हाथ पकड़ के चलने लगता है। जिसके बाद रात में सेक्रेटरी गू को कॉल करके कहता है कि लिन आ चुकी है वापस। गू कहता है कि तो मैं क्या करूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस में लिन गू से मिलने के लिए आ जाती है। सभी एम्प्लॉयज़ बातें करने लगे थे कि ये तो मिस्टर गू की एक्स गर्लफ्रेंड है ना, लगता है अब ये दोनों पेचअप करने वाले हैं। जो देखकर लुई को तो जेलसी होने लगी थी। रुई को लग रहा था कि कहीं ये मेरे बेबी को लेकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास न चला जाए। सेक्रेटरी के साथ रुई एक बैंक्वेट हॉल देखने के लिए फिर जाती है। तो सेक्रेटरी कहता है कि यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है, इसीलिए सब परफेक्ट होना चाहिए। रुई सोचती है कि लगता है गू ये सब कुछ लीन के लिए ही कर रहा है। तभी लीन यहाँ पर आती है और कहती कि तुम रुई हो ना। रुई कहती कि हाँ, मैं मिस्टर गू के असिस्टेंट हूँ। लीन कहती कि हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मिल के अच्छा लगा तुमसे, लेकिन अब से तुम मिस्टर गू से दूर ही रहना। रात में गू मसाज ऑयल लेकर रुई के पास आता है और कहता है कि डॉक्टर ने कहा था कि मसाज करना अच्छा होता है बेबी के लिए। रुई कहती है कि ठीक है। गू रुई के पैरों पर मसाज करने लगा था, लेकिन रुई ने मिनी ड्रेस पहनी थी, इसीलिए वो उसे रोक देती है और कहती कि शोल्डर पर मसाज कर दो। तो वो करने लगा था। रुई को अजीब लग रहा था तो वो कहती कि मैं थक गई हूँ, मैं सो जाती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें कल बंकेट में आना है, ये भूलना मत। रुई सोचती है कि प्रपोज तो लिन को करने वाला है और बुला मुझे रहा है। नेक्स्ट डे वो बंकेट हॉल में आती है और सोचती है कि कहीं को मुझे तो नहीं प्रपोज करने वाला ना। तभी लिन आकर कहती है कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो। लगता है वो तुम्हें दिखाना चाहता होगा ना कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। लिन रुई के पास आकर कहती कि मुझे जाना होगा, अभी बाद में मिलती हूँ तुमसे। रूही देखती है कि गू बुके लेकर आता है। रूही सोचती है कि सच में ये मुझे ही प्रपोज करने वाला है। तो लिन क्या कह रही थी। गू उसे कहने लगता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मुझे समझ आ चुका है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अब तो मुझे लगता है कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। जब मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने गया था तब मैंने देखा था कि तुम कितनी सुंदर हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ग्रैंडमा और सभी कहने लगते हैं कि जल्दी से हाँ कह दो। रुई भी हाँ कह देती है। गू खुशी से रुई को हक कर लेता है, लेकिन पीछे से लिन आती है और रुई को देखते हुए उसे अपनी रिंग दिखाने लगती है। रुई सोचती है कि क्या गू ने ऐसी रिंग लिन को भी दी है। देन रुई अपने रूम में आती है और एक नोट बनाने लगी थी कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम लिन से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। और रुई घर छोड़कर चली जाती है। इधर गू के पास डैन आकर कहता है कि देखो भाई, अच्छे से आज की नाइट स्पेंड करना। तभी सेक्रेटरी आकर वो नोट देता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती हूँ। तुम लेन से प्यार करते हो, फिर मुझसे शादी क्यों कर रहे हो। बेबी की वजह से ना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी लिन आकर गू को टच करते हुए कहने लगती है कि देखा, रुई तुम्हें पसंद ही नहीं करती है, तभी तो यहाँ से चली गई है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे शादी कर लो ना। वो कहता है कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करने वाला। लिन कहती कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है। तभी मिस्टर गू को एक मैसेज रिसीव होता है जिस पर लिखा था कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ। गू जल्दी से वेयर हाउस आ जाता है जहाँ पर रुई को रखा था। यहाँ पर वही बंदा था जिसने ये सब प्लान किया था। वो कहते कि अब पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। यहाँ पर रुई का भाई और स्टेप मॉम भी थे। फैंग कहता कि जीजू, अब तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। तभी स्टेप मॉम रुई को पकड़ के कहती है कि अब मैं तुम्हारी शादी इस बंदे से करवाऊंगी। गू कहने लगता है कि उसको छोड़ दो, जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो। जो सुनकर वो बंदा कहता है कि फिर तुम खुद को हर्ट करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं रुई को जाने दूंगा। रुई कहती है कि इन लोगों की बातों पर भरोसा मत करना। लेकिन गू तो रुई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। रुई कहती है कि प्लीज़ तुम चले जाओ। वो बंदा कहता है कि अब तुम्हें मेरी होना है तो गू को भूल जाओ।
वो बंदा रूही के साथ नाइट स्पेंड करने की बात करने लगता है, जो सुनकर तो गू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी की पिटाई कर देता है। स्टेप मॉम कहती कि दूर रहो। रूही गू को हक करके कहती कि तुम ठीक तो हो ना। फिर क्या था, रूही को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो भी सभी की पिटाई कर देती है। गू कहते कि चलो मेरे साथ। रूही कहती कि तुम ठीक तो हो ना, वैसे तुम यहाँ पर कैसे आए। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए यहाँ आना तो था ही ना मुझे। तभी डैन और सेक्रेटरी भी आ जाते हैं सभी को पकड़ने के लिए। जिसके बाद रूही ने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। वो गू से कहती है कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तुम मेरी केयर करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, ये मैं जान गई हूँ। तो अब तुम पूरी लाइफ मेरे साथ बिताना चाहते हो क्या। गू रूही को रिंग पहनाता है और उसे किस करता है। तभी यहाँ पर रूही के डैड भी आ चुके थे, जिनकी हेल्थ अब ठीक हो गई थी। रूही गू को देखने लगी थी, तभी यहाँ पर फेंग आ जाता है रूही को हर्ट करने के लिए। इसी बीच में रूही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद ग्रैंडमा हॉस्पिटल आती है रूही से मिलने के लिए। गू भी भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं प्यार कर सकूं, इसीलिए आप रूही को मुझसे दूर मत जाने देना। ग्रैंडमा रूही को गू की डायरी पढ़कर भी बता रही थी कि गू उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। ऑफिस में गू के पास लीना आती है और कहती है कि अब तो मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे ना। गू कहता है कि तुम रूही से दूर ही रहना। तभी सेक्रेटरी आकर कहता है कि मैडम को होश आ चुका है। रूही को ठीक देख के गू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद रूही गेम खेल रही होती है और गू उसे खिला रहा होता है। तभी रूही के पेट में पेन होने लगता है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है। डैन कहता है कि गू ज़्यादा डरो मत, रूही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर आकर कहती है कि आपको बेटी हुई है, जो सुनकर वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसे तो लड़कियों से एलर्जी थी ना। लेकिन वो बाद में अपनी बच्ची को टच करता है और कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। तभी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।